हेल्थ में एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक गलत फैक्ट, वो एक जान ले सकता है। एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं कि नहीं ये ट्रीट कर सकता है, ये कर सकता है। सोशल मीडिया का चैनल आ गया है, तो जिसको देखिए वो इंस्टा पे कोई रील चला देगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के डाल देगा। तो सोचते हैं कि मैं ज्ञानी बन जाऊँगा अगर मैं इस ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन पहले डाल दूँ, ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डाल दूँगा। उनका केस जो खराब हुआ है वो इसी सब दुविधा में खराब हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन में। कुछ इनका फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, खासकर हेल्थ इन्फॉर्मेशन में। लोग तो हेल्थ अवेयरनेस का लेवल तो बहुत पुअर है इंडिया में, बहुत ही पुअर है। भाई अमेरिका वगैरह का लेवल 70-80% का है, यहाँ पे हमारे 10-15% लोग भी हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ अवेयर नहीं होते हैं। तो इन्फोडेमिक ने लोगों को ज़्यादा मारा, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को ज़्यादा मारा। इस आदि को कैसे संभालेंगे? विशाल हो गई है, विशाल हो गई है, पूरा समुंदर है। क्या आप भी इन्फ्लुएंसर्स के हेल्थ रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशन से त्रस्त हैं? कौन इन्फ्लुएंसर सच बोल रहा है और कौन झूठ? गलत जानकारी का ये मिस इन्फॉर्मेशन भंडार कितना विशाल होता जा रहा है। मिलिए डॉक्टर स्वादीप श्रीवास्तव से, उनके साथ जानेंगे कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स खेल रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन का खेल और इससे फायदा किसे हो रहा है। मैं रजनीश हूं, मेरे चैनल इंडिया टेल्स विद रजनीश को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। हर कोई सोशल मीडिया पे है, लगभग कोई व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। तो इस पे हेल्थ को लेकर काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कहें तो मिस इन्फॉर्मेशन है। चूँकि हम सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उसका एक मिस इंटरप्रिटेशन होता है कि डेमोक्रेटिक मतलब होता है कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी इंफॉर्मेशन बना दो। और हेल्थ एक ऐसा विषय है, स्वास्थ्य हर इंसान को छूता है। हेल्थ के बारे में या तो कम जानता है या ज़्यादा जानता है, या और जानने की कोशिश करता है। कभी उसको हेल्थ इफ़ेक्ट करता है, वो एक दौर होता है। कभी परिवार वाले को इफ़ेक्ट करता है, वो दौर होता है। फिर एक दौर होता है जब उसको एक भय बना रहता है, जैसे आज का दौर है। ख़ासकर जो ये स्टार्ट हुआ कोविड के टाइम से। तो कोविड ने क्या किया कि सबको बोलते हैं एक तरीके से सबको एक जागरूक बना दिया, क्योंकि उसका कोर रीज़न क्या था? कोर रीज़न था भय, कि यार हम मर भी सकते हैं किसी बीमारी से। तो उस भय से क्या हुआ कि सब लोग को लगा कि स्वास्थ्य के बारे में हमें और जानना चाहिए, समझना चाहिए। हेल्थ के प्रचारक वो होने चाहिए जो हेल्थ के खुद एक्सपर्ट हैं। जैसे एक डॉक्टर सबसे बढ़िया प्रचारक है, क्योंकि उसने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, एमएस किया है, एक 8-9-10 साल की पढ़ाई के दौर से गुजरा है। फिर उसने हर तरह की प्रैक्टिस की है, पेशेंट को देखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्ञान की है। जो उसने प्रैक्टिकली देखा है, समझा है, उसी बात को वो प्रेज़ेंट करने की कोशिश करता है, जो अगर आप बोले तो अमूमन 80-90% एक्यूरेट होता है। फिर इसी तरह से प्रैक्टिशनर्स हैं हिंदुस्तान में, करीब 17-18 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो ऑलमोस्ट 10 लाख जो है वो अल्टरनेट थेरेपी के डॉक्टर्स हैं। जिसमें बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया पे जब वो आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं इंफॉर्मेशन के रूप में। रील्स देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। उसमें उनको वो फीड भी मिलती है जो हेल्थ रिलेटेड होती है। कोई एक फलाना आदमी हो सकता है कि वो डॉक्टर ना हो, वो उसके फॉलोअर्स खूब सारे हों, फिर भी वो जो है हेल्थ रिलेटेड चीज़ें बता रहा है। तो इसमें समस्या ये होती है कि असली और नकली की पहचान कैसे की जाए। तो अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कम से कम उसके पास एक लाइसेंस तो है इन्फॉर्मेशन देने का, कि उसकी नॉलेज साइंटिफिक है, उसको पता है, उसने प्रैक्टिस की है। बट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा जो सेल्फ एक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं आज के ज़माने में, वो हाफ कुक्ड नॉलेज लेके आ रहे हैं। उसमें अगर आप देखें, बहुत से लोग अब नया चोला पहन के आ रहे हैं वेलनेस एक्सपर्ट का। अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाएँ, तो किस तरह का उन्होंने, क्या कोई वेलनेस डिग्री ली है, कोई पढ़ाई की है उस तरह की? पहले तो मूल रूप से अगर आप देखें तो साइंस ही बहुत कन्फ्यूज़्ड है। तो एक स्टडी बोलता है कॉफ़ी इज़ गुड फॉर योर हार्ट, दूसरी स्टडी बोलता है दिस इज़ डेंजरस फॉर योर लीवर। तो पहले तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सोशल मीडिया ने पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया पूरे। तो आपको नहीं लगता कि सही जानकारी तो उपलब्ध है, लेकिन वो जानकारी कैसे पहुंचे उनके पास और सही माध्यम के तरीके से पहुंचे? जैसे कॉफ़ी की बात आपने कही कि एक स्टडी बताता है कि वो ठीक है, दूसरा स्टडी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो यही इसको पहुंचाना, उनको समझ में आना, हर किसी की बस की बात नहीं कि उस चीज़ को समझे, स्टडी को जाए पढ़े। तो क्या तरीका हो सकता है? देखिए, वैसे जब आप एक मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक
न्यूज़ जिसके बारे में मैंने किताब भी लिखी है, द पेरिल्स ऑफ हेल्थ इन्फोडेमिक, तो उसमें जितने भी हमने रिसर्च किया, डाटा देखा, तो इवन गूगल पे भी अगर आप देखें तो 30-40% ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ केयर इज इधर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। डिफरेंस ये होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है किसी ने जानबूझ के मिस इन्फॉर्म किया, डिस इन्फॉर्मेशन होता है उसको पता नहीं है जिसने इन्फॉर्म किया, बट वो गलत नॉलेज लेके जा रहा है, उसका परसेंटेज बहुत ही हाई है। और सोचिए कि अगर ऐसे परसेंटेज हाई है हाँ। और उसमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, उस पर रील्स बना रहे हैं, उस पर बहुत सारी चीजें बन रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं और लोग देख रहे हैं, तो वो दायरा तो और बड़ा हो गया इन्फ्लुएंस होने का। क्योंकि उसका, अब इसको देखिए, अब इसको इस नजर से देखिए, इसका दो एस्पेक्ट हो गया। एक तो इन्फॉर्मेशन खुद ही अपने आप में कंफ्यूजिंग है, आपके पास हर चीज का सोर्स नहीं है कि भाई ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। दूसरा क्या है कि सेल्फ अक्लेम जो एक इंथुजियास्ट आ गए हैं सोशल मीडिया वाले, उसमें उनको ये लगता है कि यार कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, क्या मैं उसको सिर्फ रीपैकेज करके, कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिली तो उसको रीपैकेज करके मैं प्रेजेंट कर दूंगा तो मेरा लाइक्स और शेयर्स बढ़ेगा और मेरा एक रीच बढ़ेगा। एक जो नया टर्मिनोलॉजी आ गया, रीच जी, बढ़ाना। रीच बढ़ाने का। हाँ। यस। तो रीच बढ़ाने के होड़ में सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो हेल्थ इन्फॉर्मेशन सफ़र कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें इसका बैकग्राउंड, मैंने करीब 22 साल पहले एक ग्रुप बनाया, एक संस्था शुरू की, हेल्थ एसेइस्ट एंड ऑथर्स लीग, हील। जब मैं पूरे देश में गया, सारे पत्रकारों से मिला, मीडिया को पढ़ा आज से 22 साल पहले, तो वहाँ मैंने देखा कि मीडिया का जो लिखने वाला, जो राइटर है, जो जर्नलिस्ट है, वो खुद ही हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ा है। वो खुद ही ना साइंस ग्रेजुएट है, डॉक्टर तो दूर की बात है, साइंस ग्रेजुएट भी नहीं है। किसी भी सेगमेंट से आता है, वो एंटरटेनमेंट कवर कर रहा था, पॉलिटिक्स कवर कर रहा था या क्राइम कवर कर रहा था, और एक दिन उसके बॉस ने बोला जाओ तुम आज हेल्थ कवर करो। तो वो जब हेल्थ का इन्फॉर्मेशन लेके आता है, डॉक्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, डॉक्टर के और हॉस्पिटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस वेल में ट्रेंड नहीं हाँ, है। जाता है, और जब आके वो कॉपी बनाता है, लिखता है, तो उसमें इतनी सारी त्रुटियां, इतनी गलतियां होती हैं कि वो मिस इन्फॉर्मेशन ही जाएगा उसके थ्रू, और कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि फैक्चुअली वो करेक्ट कॉपी है ही नहीं। ये तो मैं जब बोल रहा हूँ, जब प्रिंट मीडिया 80-90% था, तब की बात बोल रहा हूँ, तो तब भी प्रिंट मीडिया पे कंट्रोल होता है कि आप छापते हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंट मीडिया में कि भाई कुछ छप रहा है तो आई हैव टू बी केयरफुल। बट सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में तो वो दौर भी खत्म हो गया, अब उसकी तो जरूरत ही नहीं है। आज छपा है, कुछ गलत छपा है, उसको नीचे उतार दो और सही वर्जन डाल दो, उसको चेंज कर दो। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले ही नहीं ट्रेंड है, तो मिस इन्फॉर्मेशन। फिर हमने इस पर पूरा जब गौर किया तो ये देखा कि आप क्राइम के बारे में ये लिख सकते हो कि किसी का मर्डर कर दिया, उसमें आप किसी का नाम गलत लिख दिए, या कहीं जगह का नाम गलत कर लिख दिए, नोएडा की जगह आपने ग्रेटर नोएडा लिख दिया, ठीक है, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, वो जिसने क्राइम किया उसको पकड़ लेगी। पॉलिटिक्स में आप नेता का नाम गलत लिख दिए, एंटरटेनमेंट में तो ये बहुत आम बात है, वो क्या बोलते हैं, रिमर फैलाना, और लोग उससे किसी को कोई हानि नहीं होती है, किसी का इफेक्ट नहीं होता। बट हेल्थ में एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक गलत फैक्ट, वो एक जान ले सकता है। तो हेल्थ में मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत बड़े तरीके से हो रहा है इस देश में, और उसका रीज़न मीन कि हम मिक्स ऑफ पैथीज हैं, सबसे पहला रीज़न ये है। फिर उसके बाद हमारा जो सोशल मीडिया का एक दौर, इतना जो आंधी आई, उस आंधी में इतने सारे सेल्फ अक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स खड़े हो गए। उनको लगा कि जब हेल्थ में क्या है, इसके बारे में कोई भी फैक्ट उठाओ, उसके बारे में रीपैकेज करो और लिख दो। तो जो ये पूरा सिस्टम है रीपैकेज करके अपने आप को सोशल मीडिया में प्रेजेंट करना, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ इन्फॉर्मेशन सफ़र कर रहा है। कई बार तो सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट और ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जो दावा करते हैं कि वो कैंसर ठीक कर देंगे। हाँ, इंडिया में तीसरा पॉइंट ये है कि रेगुलेशन भी वीक है। आज कुछ भी आप बोल के निकल सकते हैं, तो अभी वो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन सोशल मीडिया के लिए तो अभी तक नहीं आया है। एस्काई और बहुत सारे प्रेस काउंसिल और ये सारे बॉडीज़ हैं जो प्रिंट मीडिया को तो कुछ हद तक, या टीवी मीडिया को रेगुलेट कर लेते हैं, बट सोशल मीडिया के लिए अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा जो रेगुलेट करें। तो ये बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है। पूरा एक फॉरवर्ड कल्चर है। मेरे पास कुछ आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। फिर वो फैमिली में गया, फ्रेंड्स में गया, उनको अच्छा लगा, उनके भी अपने ग्रुप्स हैं और वो फॉरवर्ड कर। ये फॉरवर्ड कल्चर होते होते जो मिस इन्फॉर्मेशन है एक बड़ा रूप ले लेता है। बिल्कुल। और ये कितना खतरनाक हो जाता है उसको कंटेन करना। हाँ, बिल्कुल। उसको थामना, उसको रोकना। क्योंकि अगर किसी ने एक चीज बता दी कि भाई अगर आपके पेट में दर्द है
तो आप दर्द की ये वाली चीज ले लो और उसके बाद आपका दर्द ठीक होगा। हो सकता है कि दर्द की कुछ और वजह हो, अल्सर हो, कुछ और भी हो। कैसे आप पता लगाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड हेल्थ का इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सबको पता है, सबको अफ़ेक्ट करता है हेल्थ, हर घर हर में। हाँ, ठीक है, आप हो सकता है माधुरी दीक्षित का न्यूज़ देखें या रवीना टंडन का न्यूज़ देखें या किसी पर्टिकुलर नेता का न्यूज़ देखें, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आए। तो अलग-अलग तरह के लोग हैं, बट हेल्थ ऐसा चीज़ है, अगर आपके लिवर के बारे में बताया जा रहा है, आपके हार्ट के बारे में बताया जा रहा है, कैंसर के इलाज के बारे में बताया जा रहा है, तो सबको अमूमन आप देखेंगे तो सेकंड या थर्ड पर्सन उससे अफेक्टेड कहीं न कहीं होगा। वो नहीं होगा तो उसके परिवार के लोग होंगे, उसके दोस्त होंगे, उसके जानने वाले होंगे और उसको खुद का फ़ियर होगा कि नहीं मुझे भी ऐसा हो सकता है, तो मुझे जानना चाहिए ये बात। तो सबसे पहले तो हेल्थ में सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड होता है। दूसरा सबसे ज़्यादा हानि भी हेल्थ में होती है कि हेल्थ में ट्रस्ट फैक्टर भी कम हो गया है बिकॉज़ ऑफ दिस ऑल मिस इन्फॉर्मेशन। और दूसरा क्या है कि लोगों को किसी एक पर्टिकुलर उस पे ट्रीटमेंट मॉड्यूल पे किसी को विश्वास नहीं है, लोग उसको रीचेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा केसेस, खासकर आपने बोला कैंसर, लिवर डिजीज़, ये सब में सबसे ज़्यादा या रेयर डिजीज़ इतने सारे होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनको न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, इस तरह मेरे को जानने वाले हैं, उनको कैंसर हो गया। अगर उनसे पर्सनल लेवल पे आप डिस्कस करें, तो ये निकल के आएगा कि उनका केस जो खराब हुआ है, वो इसी सब दुविधा में खराब हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन वाली दुविधा में। किसी ने बोला कैंसर के लिए आप धर्मशाला चले जाओ, तो आप यहाँ ये कर लो, ये जड़ी-बूटी ले लो, ये ऐसे कर लो। तो वो इतने परेशान थे, उनको मेडिकल डॉक्टर ने तो ऑलरेडी होप खत्म हो गया था कि उसने बोला कि भई मैंने तो सारा साइकिल कर दिया कीमोथेरेपी का, इसके बाद भी आपका कैंसर नहीं रुक रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब उनके पास क्या बचा है? फिर वो चले गए दूसरे थेरेपी में और वहाँ से अपना इलाज कराने लगे। और जब वापस आए, जैसे अभी मेरी जानने वाली एक पेशेंट थी और उनका इसी तरह से एक रेस्पिरेटरी रेयर डिसऑर्डर हुआ, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा था, बट एक लेवल पे लगा कि नहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने 2 साल जाके होम्योपैथी, 1 साल होम्योपैथी कराया, 1 साल आयुर्वेदा कराया। वापस जब तीसरे साल आए, तो इतना डैमेज उनके लंग में इतना ज़्यादा हो गया, लंग कोलैप्स हो गया और 40-42 ईयर्स की लेडी एंड शी कोलैप्स्ड बिकॉज़ ऑफ दिस। जब उसके हस्बैंड से बात हुआ, परिवार वाले से बात हुआ, तो क्या हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि 2 साल में इन्होंने जो मेडिकल थेरेपी पे विश्वास हटा और थेरेपिस्ट ट्राई किया, इनका केस इतना खराब हो गया कि मेडिकल थेरेपी ने भी जवाब दे दिया। ये तो एक तरीका है इसको देखने का और ऐसा हो रहा है, बहुत कॉमन हो रहा है। दूसरा तरीका है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप और डीप जाएँ, तो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मेडिकल थेरेपी भी एक लेवल के बाद जवाब दे देता है। मेडिकल थेरेपी में भी लगने लगता है यार कि कैंसर के लिए हमने तो घर-बार बेच दिया, 10 लाख लग गया, 20 लाख लग गया, 30 लाख लग गए, उसके बाद भी वही होना है। तो इससे बढ़िया कोई सस्ती थेरेपी ट्राई कर लो, कम से कम कोई पैलिएटिव केयर, रिहैबिलिटेशन या कोई चांस तो है कि कुछ हो सकता है। तो इन सब कन्फ्यूजन के बीच में मुझे जो समझ में आता है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इवन फेक न्यूज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन मल्टीपल पैथीज़ के होने की वजह से बहुत ज़्यादा है। सबके अपने विचार हैं, सब लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो पैथीज़ आयुर्वेदा ऐसा चीज़ है या आयुष ओवरऑल आप देखें ऐसा चीज़ है, जो आइडियली आज के दिन में प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए बना है कि आप उसको अगर रेगुलर लें जी। तो आपकी लाइफ़स्टाइल, प्रिवेंटिव हेल्थ, ज़्यादातर प्रिवेंटिव है वो। वो है। तो उसमें लोग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं कि नहीं ये ट्रीट कर सकता है, ये कर सकता है। सोशल मीडिया का चैनल आ गया है, तो जिसको देखिए वो इंस्टा पे कोई रील चला देगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के डाल देगा। इतना आसान है, घर बैठे-बैठे बन जाता है। तो हर आदमी जो सेल्फ पब्लिशर हो गया है आज के दिन। मतलब इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो सोर्स है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, किसने उसको डाला है सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, उस सोर्स का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पर लोगों को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी इन्फ्लुएंसर का या जिस भी पोस्ट को आप लाइक कर रहे हैं या फॉरवर्ड कर रहे हैं, थोड़ी-सी ज़हमत उठा के उसके बारे में भी पता कर लीजिए। उसके प्रोफाइल पे चले जाइए, उसको देखिए कि उसका सोर्स क्या है, क्या वो डॉक्टर है जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? देखिए, बहुत एक डिप्लोमेटिक तरीका होगा कहना कि और बड़ा सेफ तरीका होगा बोलना कि आप जो बोल रहे हैं सही है, ऐसा करना चाहिए, जिसको हम लोग फैक्ट चेकिंग बोलते हैं जी। कि फैक्ट चेकिंग करना चाहिए। बट अगर आप इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाएँ, अब जैसे मैं एक बहुत ही इंडिया के टॉप डॉक्टर और एक्सपर्ट्स का ग्रुप चलाता हूँ, हेल्थ केयर चेंज मेकर्स क्लब।
अब उसमें तो सारे क्वालिफाइड लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े अच्छे क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हैं, और फिर भी उसमें बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड आ जाते हैं, जबकि वो लोग एक रेगुलेटेड ग्रुप है, फिर भी उसमें बहुत सारे फॉरवर्ड आ जाते हैं जो बाद में निकलता है कि अरे ये तो फेक न्यूज़ था, पुराना न्यूज़ था, ये तो 6 साल पहले आया था, अभी फिर से रीपैकेज होके आ रहा है। तो ऐसे बोलना। सोचिए तो ये तो कितना गंभीर हाँ मुद्दा है। हाँ ये तो आप एक सेमिनार में बैठे हैं हाँ और वहाँ पर हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ लेकिन वही रील को, वही वीडियो को, वही कंटेंट को गाँव में बैठा हुआ आदमी, गाँव में बैठी हुई कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई काम करने वाला आदमी देख रहा है, वो कैसे इसमें डिफरेंशिएट करेगा? या तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली बोलना कि आप फैक्ट चेकिंग हर इन्फॉर्मेशन का करो हेल्थ में, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बहुत लोगों ने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम चलाया, इवन मेटा ने, फेसबुक ने बहुत बड़ा पूरी दुनिया में फैक्ट चेकिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयरिंग तो मेटा पे होता है, फेसबुक और इंस्टा और ये सब चैनल, व्हाट्सएप पे। इसका अगर आप इसका मूल रीज़न देखें तो व्हाट्सएप जैसा चैनल तो ऑटोमेटेड वो सबको ट्यून कर दिया फॉरवर्ड करने का। इट्स नॉट ओनली अबाउट हेल्थ इन्फॉर्मेशन, हर इन्फॉर्मेशन लोग किसी ना किसी लोग अपने आप को इतने सोचते हैं कि मैं ज्ञानी बन जाऊंगा अगर मैं इस ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन पहले डाल दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डाल दूंगा। तो लोग अच्छे इंटेंशन से करते हैं, नो डाउट, बट ये कहना कि हर इन्फॉर्मेशन का फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, खासकर हेल्थ इन्फॉर्मेशन में जहाँ कई चीज़ों का सही सोर्स नहीं होता है। नहीं। तो सोर्स पता ही नहीं चलता है कई बार, फिर आप वापस कहाँ जाएंगे? तो फिर वे आप, आउट क्या है? हाँ, उसका वे आउट ही एक तो तरीका ये सिंपल, आप उस इन्फॉर्मेशन को लेके गूगल पे जाएं। हाँ, तो गूगल पे सर्च मारेंगे तो गूगल जेमिनाई अपना कुछ एनालिसिस बना के दे देगा कि नहीं, दिस इन्फॉर्मेशन इज राइट। और ये मुझे लगता है सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। या अब तो एआई के बहुत सारे टूल आ गए, उससे भी बेटर मैं तो हेल्थ में बोलूँगा, परप्लेक्सिटी है, क्लॉड है, चैट जीपीटी के एडवांस वर्जन है, सब लोग आज के दिन में बैठे बैठे एआई यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक एआई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक स्टेप इससे पहले ये होना चाहिए कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है वीडियो के रूप में, पोस्ट के रूप में, कम से कम आप फॉरवर्ड होने से पहले कम से कम एक बार सोचें कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है क्या? मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। देखिए, फिर मैं बोलूँगा, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। एक डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, तब तो वो इस हिसाब से एआई के पास भी नहीं जाएगा, गूगल के पास भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ फॉरवर्ड करेगा। हाँ और इन्फॉर्मेशन इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन हाँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अब जैसे मैं हेल्थ में करीब 25 साल से ऊपर से हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मेरा जजमेंट 100% सही होगा कि ये गलत है कि सही है। लोग तो हेल्थ अवेयरनेस का लेवल तो बहुत पुअर है इंडिया में, बहुत ही पुअर है भाई। अमेरिका वगैरह का लेवल 70-80% का है, यहाँ पे हमारे 10-15% लोग भी हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों के बारे में, मरीजों बीमारियों के बारे में नहीं जानते हैं, तो और किसी चीज़ के बारे में छोड़िए। तो ये कहना प्रैक्टिकल नहीं होगा कि वो सोचना तो एक 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 समझ लीजिए एक हैबिट, एक उसकी बात है, कॉन्शियसनेस की बात आ गई कि मैं सोचूं सही है, बट उसको समझ में नहीं आएगा सही है या गलत है। जहाँ तक मैंने व्हाट्सएप यूज़र्स को देखा है जो फॉरवर्ड करने के हैबिट में रहते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं आप उनके ऊपर कुछ भी पेनल्टी लगा दीजिए, उनको ग्रुप में भी कितनी गाली पड़ती है कि क्या भाई। यही एक कारण है कि ये जो इतना जो जिस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन है, आपने अपनी जो बुक लिखी है उसका नाम भी हेल्थ पेरिल्स ऑफ हेल्थ इन्फोडेमिक्स रखा है, हाँ, इन्फोडेमिक्स। इन्फोडेमिक कोविड में हमने देखा कि भाई ये पैंडेमिक जो है ना, पैंडेमिक तो एक है कि कोविड आया है, तो कोविड तो लोगों को मार ही रहा है, बट उससे ज़्यादा लोगों को मार रहा है इन्फोडेमिक, फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है। कोविड में तो फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा ये हुआ, तो इसको हमने टर्म दिया इन्फोडेमिक। तो इन्फोडेमिक ने लोगों को ज़्यादा मारा, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को ज़्यादा मारा पैंडेमिक्स। एज एन हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्थ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, शायद मेरे मुंह से उतना उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट प्रैक्टिकल बात यही है कि ये तो फैलता रहेगा, घूमता रहेगा। एक इंडिविजुअल को खुद समझने की ज़रूरत है कि मैं इससे कैसे अफेक्टेड ना हूँ, या मेरे परिवार वाले या मैं जो ग्रुप में डाल रहा हूँ वो अफेक्टेड ना हो। उसके तरीके निकालने पड़ेंगे, और उसके सिंपल कुछ ही तरीके हैं। एक तो तरीका ये जो आपने बोला, खुद सोचो, देखो, कॉमन सेंस लगाओ, ये डालना, अगर आप श्योर नहीं हो तो मत डालो। इफ़ इन डाउट कट इट आउट वाला मॉडल सिंपल तरीका है, इफ़ इन डाउट कट इट आउट। दूसरा ये है कि आप किसी भी एआई टूल पे डालो, गूगल पे सब लोग हैं, जेमिनी पे सब लोग हैं, कोई ना कोई सबके मोबाइल में कोई ना कोई एआई का ऐप है, चैट जीपीटी तो सबके पास है। चौथा कि आप, हाँ, सब लोग किसी ना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर्स को जानते हैं, चाहे वो फैमिली फिजिशियन है या कोई भी आपके जानने वाले कोई में नाते है, रिश्तेदार में कोई ना कोई होता ही है। आप उनसे रीचेक हमेशा करा सकते हो।
अर्ज होती है ना मैसेज फॉरवर्ड फॉरवर्ड करने की। जैसे बहुत से भगवान की चीज़ें, जी। ये सारी चीज़ें वो आप हेल्थ वाले इन्फॉर्मेशन में मत अप्लाई कीजिए। इमीडिएट फॉरवर्ड, थोड़ा ब्लाइंड संयम फॉरवर्ड, रखिए। जिसको ब्लाइंड फॉरवर्ड बोलते हैं, वो हेल्थ में मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो जाता है तो फिर वो वायरल हो जाता है। और मैं तो एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है और आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो, तो आप एक्सपर्ट के पास जाओ। एक्सपर्ट कौन है? या तो आयुर्वेद का डॉक्टर हो गया, एलोपैथी का डॉक्टर हो गया, होम्योपैथी का डॉक्टर हो गया। बिल्कुल। अपने उस वीडियो, उस इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करने के बजाय एक्सपर्ट के पास सीधे एक्सपर्ट के जाओ। पास जाओ, और एक्सपर्ट वो को ही। बेहतर बताएगा। और सबसे अहम बात, चूंकि आपने ये मुद्दा उठाया है तो मैं आपको बोलना, गवर्नमेंट को तो इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाना चाहिए हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के। और इन्फ्लुएंसर्स आप छोड़ दो, बाकी इन्फ्लुएंसर आते हैं जाते हैं, वो क्या बोलते हैं हीरो हीरोइन के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, नेताओं के बारे में। वो तो नेताओं के बारे में तो लोग पॉलिटिकली ही बायस्ड होते हैं। जो एंटी गवर्नमेंट है तो वो एंटी वीडियो बनाएंगे, जो प्रो गवर्नमेंट है वो प्रो वीडियो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो बनाते रहेंगे। बट जो इंफॉर्मेशन ड्रिवन है वो है हेल्थ इंफॉर्मेशन, उस पर तो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आना चाहिए। आप हेल्थ इन्फ्लुएंसर तभी बन सकते हैं जब आपके पास पर्टिकुलर सर्टिफिकेट और डिग्री है। अगर आपके पास पर्टिकुलर सर्टिफिकेट और डिग्री नहीं है, आपका इतना साल का तजुर्बा नहीं है, तो आप हेल्थ इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते सोशल मीडिया पे। आप इस पे तो रेगुलेशन भी बनाना चाहिए, और बहुत आसान है इस चीज़ को रेगुलेट करना, स्कैन करना, कौन इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको जो भी चैनल, जो भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, मेटा से कर रहे हैं तो मेटा की तरफ से उनको रोका जाए, ट्विटर पे कर रहे हैं ट्विटर की तरफ से रोका जाए, तो यूट्यूब से कर रहे हैं, यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स है मिस इन्फॉर्मेशन, तो यूट्यूब पे रोका जाए। तो वो रेगुलेशन, आई थिंक दिस इज अ टाइम जब इंडियन गवर्नमेंट को, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए कि भाई इंफॉर्मेशन थेरेपी जो अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है, आज के दिन में बुरा ही कर रहा है बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ये रेगुलेटेड नहीं है, तो इसको रेगुलेट करें ना, जैसे सेबी रेगुलेट करता है इन्फ्लुएंसर्स, ये जो आपके स्टॉक एडवाइसेस के लिए। एडवाइजर्स के लिए रेगुलेटरी है। तो आप हेल्थ एडवाइजर हैं, हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं, तो यू नीड टू लेट इट मेक इट मैंडेटरी कि ये रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, एनएबीएच एक रेगुलेटरी बॉडी है, एनएबीएल एक रेगुलेटरी बॉडी है लैब्स के लिए। तो उसी तरह से एक इन्फ्लुएंसर्स के नेशनल हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स अथॉरिटी बनना चाहिए कि वो इसको रेगुलेट करे कि आप अगर इन्फ्लुएंसर अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे अपने रील पोस्ट और ये बनाना चाहते हैं, तो आपको उससे एक अप्रूवल या सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि यस यू आर क्वालिफाइड टू बिकम दैट। तो वो अप्रूवल से आपकी एक जवाबदेही होगी। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप वीडियो बना सकते हैं तो हाँ, आपने कुछ भी कैमरे के सामने हाँ, बोल दिया और आप जो है आपकी, उसका एक्सपर्ट बन हाँ, गए। आपकी जवाबदेही होगी। फिर आपके लिए भी अच्छा है कि आपको जैसे वो वेरिफिकेशन टिक लगाता है ट्विटर कि आप ऑथेंटिक हैं, उसी तरह का आपके लिए भी अच्छा है कि एक अथॉरिटी, एक बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी से आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो आपके फॉलोअर्स भी और बढ़ेंगे, लोग आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास करेंगे। एट द सेम टाइम जो इसका मिसयूज़ करेगा वो तुरंत पकड़े जाएंगे, उनकी सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकती है, उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं। इवन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो पहले था, जो नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया, उसमें भी मेडिकल एथिक्स गाइडलाइन है। बट आप मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई गलत फैक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है जिससे आपको पकड़ा जा सकता है या आपकी लाइसेंस कैंसिल की जा सकती है। आप ट्रीटमेंट गलत कर रहे हैं, आपने सर्जरी गलत कर दी, तो एक पेशेंट ने, उसकी फैमिली ने कंप्लेंट कर दिया आपके अगेंस्ट, सुनवाई होगी कंज्यूमर कोर्ट में और हर जगह, अगर आपको गिल्टी पाया गया तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। बट आपने अपने बोलने के वजह से, अपने इन्फॉर्मेशन देने की वजह से आपने किसी को मिसगाइड किया, उसने जो है वो गलत उस तरीके से उसको लेकर के उसको हानि हुई, उसको हार्म हुआ, तब आप इसकी कोई जवाबदेही नहीं है जो कि होनी चाहिए। जो कि होनी। आप एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, हील फाउंडेशन, उसके बारे में बताइए और क्या काम करती है वो? जैसे मैंने बताया, हील फाउंडेशन हमने उस टाइम पे बनाया जब 25 साल पहले प्रिंट मीडिया ही सब कुछ हुआ करता था। तो जब हम पत्रकारों से मिले, हेल्थ जर्नलिस्ट से मिले, हेल्थ एडिटर्स से मिले, तो सबका ये था यार, ये लोग ट्रेन लोग नहीं होते, ना ही इनके पास कोई साइंटिफिक क्वालिफिकेशन होता है या ना हेल्थ का क्वालिफिकेशन होता है। बाहर की कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में, यूरोप और यूएस वगैरह में देखा गया कि मोस्टली डॉक्टर्स या डॉक्टरेट किए हुए लोग ही को ही अलाउ होता था हेल्थ रिपोर्टिंग या इस तरह की चीज़ें करने की,
जो यहाँ पे नहीं था। तो इससे क्या होता है कि बड़ा ही फैक्चुअली गलत चीज़ें रिप्रेजेंट हो जा रही हैं। जो हेल्थ पे जो लिखने वाले हैं, जिनको हेल्थ जर्नलिस्ट बोलते हैं, जिनको हमने टर्म दिया हेल्थ राइटर, चाहे वो डिजिटल मीडिया में लिखे या प्रिंट मीडिया में, उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कि उनको बहुत सारे चीज़ों एक्सपर्ट्स से उनको जोड़ा जाए। तो बड़े बड़े देश के करीब 1000 एक्सपर्ट्स हमने बुलाए हैं, करीब 400 हेल्थ मीडिया वर्कशॉप किया है, 8 नेशनल कन्वेंशंस किए। नेशनल कन्वेंशन 3 दिन का होता है जिसमें 100 हेल्थ जर्नलिस्ट एक साथ आते हैं और एक्सपर्ट्स से उनको ट्रेन कराया, एम्स से लेकर के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लेकर के, सारे जितने भी ऑथेंटिक बॉडीज हैं उन्होंने आके उनको अलग अलग मुद्दों पे, करीब 100 मुद्दों पे अलग अलग तरीके से रेगुलर ट्रेन किया। उससे उनका नॉलेज अवेयरनेस बढ़ा, उससे बड़ा फायदा हुआ कैपेसिटी बिल्डिंग, उससे एक्यूरेसी हेल्थ रिपोर्टिंग में आई और जिससे कि मिस इन्फॉर्मेशन खत्म हुआ और सही तरह की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आने लगी। ये तो था जब एक छोटा सा ग्रुप था प्रिंट मीडिया का, बट इस आदि को कैसे संभालेंगे? ये विशाल हो गई है, विशाल हो गई है, तो पूरा समंदर है। तो उसके लिए तो रेगुलेटरी बॉडी ही काम कर सकती है, तभी ये रोका जा सकता है। ये घर घर में बैठा है, गांव में भी एक आदमी बैठा है, रील बना लेता है कुछ भी बोल करके। शहरों में तो हर जगह बन ही रहा है, पार्क में जाइए रील ही रील बन रहा है। कोई एज का कोई बार नहीं है, 14-15 साल का लड़का लड़की भी बना रहा है, 70 साल के बुजुर्ग भी बना रहे हैं, तो कोई एज का बार नहीं है। तो इतने सोर्सेज हैं, सब लोग पब्लिशर बन गए हैं, सबके अंदर एक भड़ास होती है, मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ ज्ञान दूँ। तो उससे हेल्थ इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम बहुत सफ़र कर रहा है। तो जो हम लोग का एक हेल्थ इंफॉर्मेशन थेरेपी का प्रोग्राम था, उसको मैं हील फाउंडेशन के अंडर में चलाता हूँ। हील फाउंडेशन ये पहले तो हेल्थ के बहुत सारे मुद्दों पे एडवोकेसी करता है, फिर ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करता है हेल्थ जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स को, और सारे की ओपिनियन लीडर्स हम लोग बोलते हैं हेल्थ की फील्ड में, उनको साथ में ला करके। तो बहुत सारे इस तरह के काम हम लोग अपने हील फाउंडेशन में करते हैं। अदर देन द CSR प्रोजेक्ट्स इन हेल्थ केयर वी डू फॉर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ में CSR हम हेल्थ स्क्रीनिंग में एक काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन गए, पूरे देश में हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं CSR के अंडर में। अपने खुद के हम लोग मोबाइल हेल्थ स्क्रीनिंग वैन्स चलाते हैं। दिल्ली में एक चल रहा है बहुत अच्छा, हर हफ्ते हम लोग 4 या 5 हेल्थ कैंप्स करते हैं, सैकड़ों लोगों से हर हफ्ते कनेक्ट हो रहे हैं, उनका बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि एक तो हो गया इन्फॉर्मेशन थेरेपी अवेयरनेस का पार्ट, दूसरा हो गया प्रिवेंटिव, वो ऑन द डोर स्टेप जा करके, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में उनको लाना। तो वो हमने अब ये 4-5 साल से उसमें हम लोग काफ़ी आगे चले गए एज ए हील फाउंडेशन। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होपफुल कि लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं डॉक्टर साहब की बातों को सुनकर ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और फैक्ट चेकिंग ज़रूर करेंगे, जो आप अपने एंड से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इंडिया टेल्स के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।